एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास से ही राजनीतिक सिद्धांत के उपागम को पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत के उपागम पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, जिसमें कि इसके अंतर्गत कई प्रकार के उपागम आते हैं, जिसमें हम नॉर्मेटिव अप्रोच यानी दार्शनिक उपागम को हम लोग पढ़े हैं। आज जो है हम इसके अंतर्गत ऐतिहासिक उपागम को पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये उपागम तो बहुत है, लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे सेमेस्टर वन के सिलेबस में जो है दिया गया है। ठीक है, अभी हम फिलहाल उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी समय जब बचेगा तो सारे उपागम को जान लेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के जो उपागम है, इसमें क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण व्यू या अप्रोच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन उपागमों की जो है मुख्यतः कल भी हमने बताया था कि 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है ट्रेडिशनल राजनीतिक उपागम और दूसरा जो है यानी पारंपरिक राजनीतिक उपागम, और दूसरा जो है मॉडर्न राजनीतिक अप्रोच। ठीक, यानी आधुनिक राजनीतिक उपागम। ठीक, तो हमने जो है पारंपरिक के अंतर्गत कई प्रकार के आ जाते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक आदर्श और संस्थागत उपागम का हम लोग अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल जो अप्रोच है, इसके अंतर्गत जैसे कि अनुभव मूलक उपागम आ जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल उपागम आ जाता है, एक्सपीरियंस अप्रोच आ जाता है। तो कल जो है हम लोग नॉर्मेटिव अप्रोच यानी कि दार्शनिक जो है या आदर्श उपागम को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से ऐतिहासिक उपागम को पढ़ने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे तैयार हैं। तो आइए जानते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड या हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। बेसिकली यह पद्धति जो है प्रयोगात्मक पद्धति का एक अलग से रूप है, जो प्रयोग करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है, उसी का एक ऐतिहासिक उपागम जो है भिन्न रूप है। क्योंकि इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास क्या है? राजनीति शास्त्र का लैब है। किसी भी चीज का स्पष्ट और समग्र ज्ञान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही अच्छी तरह से हो सकता है। राज्य या समाज का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, उसका विकास कैसे हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, ये सारी बातें आपको इतिहास द्वारा ही मिल सकता है। उदाहरण के लिए भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था भी सही झलक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और उसके सांविधिक विकास से ही संभव है। इस संबंध में फ्रेडरिक पोलाक ने कहा है कि ऐतिहासिक पद्धति इस बात की व्याख्या करती है कि संस्थाएं क्या है, यानी इंस्टीट्यूशनल, व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल, इसके पूर्व किन रूपों में थी तथा वर्तमान में किस रूप में कैसे आए। ये कहा है फ्रेडरिक पोलाक ने। लास्की का कहना है कि राज्यों के इतिहास से उपलब्ध अनुभव को संहिताबद्ध करना ही राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है। अतः स्पष्ट है कि ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही राज्य, समाज और अन्य सुविधाएं का उद्भव और विकास हुआ है। ठीक है, तो ये सारे संबंध जो है तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करके उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और आगे का मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ठीक है, इस उपागम के अंतर्गत कई राज्यों के शासन प्रणालियों ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना भी किया जाता है और यह भी पता लगाया जाता है कि हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
और संभावित त्रुटियों के निवारण के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। ऐतिहासिक उपागम के संस्थापकों में इतालवी विचारक यानी कि इटली के विचारक निकोलो मैकियावेली, फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ली द मॉन्टेस्क्यू, अलेस्की द टॉकविल और अंग्रेज विचारकों में वाल्टर है, बेजहॉट है, ठीक है, हेनरी शमनरी मैन है। इन लोगों के नाम जो है विशेष रूप से लिया जाता है। इन विचारकों ने तो तुलनात्मक रूप से ही जो है राजनीतिक विश्लेषण का जो है ऐतिहासिक उपागम को अपना कर जो निष्कर्ष निकाले वे राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य धारा बन गई है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत तथ्यों का अन्वेषण और प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें यह कमी हो सकती है कि हम पूरे तथ्य एकत्र ना कर पाएं या सीमित क्षेत्र या काल से जुड़े हुए तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें जो पूरी तरह सही ना हो। यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाए जो ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक राजनीति के है तो इस अध्ययन में बहुत उपयोगी सिद्ध भी हो सकता है। फिर समकालीन संदर्भ में जो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उससे भी तुलना किया जाता है। राजनीति तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाला जाता है उनकी पुष्टि के लिए ऐतिहासिक सामग्री का बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। जैसे कि हम वर्तमान में कोई नियोजन या कोई योजना लाए हैं और फिर उस योजना का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसके लिए हम पीछे का इतिहास को हमें उल्टाना पड़ता है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि सारे चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि उस समय जनसंख्या कितनी थी, देश का इनकम क्या था, कितना इन्वेस्ट किया जाता था, किस प्रकार से जो है प्लानिंग किया जो कि आगे जो है किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हुआ हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो है निष्कर्ष को निकाला जाता है। परंतु ध्यान ये रहता है कि ऐतिहासिक सामग्री का संकलन करते समय हमारा ध्यान केवल शासक वर्ग की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक चेतना के स्तर, जनसाधारण की भावनाओं और आंदोलनों के बारे में भी पूरा विवरण अवश्य तैयार कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि अगर हम कोई योजना ला रहे हैं तो फिर हम पहले इतिहास के योजना को देखते हैं, ठीक है। क्या हानि है, क्या लाभ है, किस प्रकार से आर्थिक, प्राकृतिक, किस प्रकार के सामाजिक स्थिति है, क्या इस योजना को लाने से किसी विशेष जाति, समुदाय या संप्रदाय के लोगों को तो हानि तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार का आंदोलन तो नहीं शुरू हो जाएगा। इन सारी बातों को देख करके ही जो है आगे का मार्ग या आगे की योजना कोई बनाया जाता है। इसी को जो है हम ऐतिहासिक उपागम कहते हैं। आगे देखा जाए तो ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक उपागमों के लिए महत्वपूर्ण जो है पूरक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए कि यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन की वर्तमान राजनीति का तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान जरूर होगा या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान लेना जरूरी है। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के अनेक समर्थक किसी देश की राजनीति के विश्लेषण के लिए वहां की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन भी जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत उस देश में प्रचलित ऐसे मूल्यों, मान्यताओं और मानकों का अध्ययन किया जाता है जो शासक वर्ग, शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया की वैधता प्रदान करते हैं, अर्थात उसे लोगों की दृष्टि में उचित या युक्तियुक्त ठहराते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की जानकारी के लिए उसके इतिहास के पन्ने को पलटना जरूरी होगा। उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास की जानकारी के बिना भारत की राजनीतिक संस्कृति के बारे में कोई राय बनाना बिल्कुल ही जो है व्यर्थ होगा, ठीक है।
अब आगे है कि इसकी कुछ सीमाएं भी तो होगी, ठीक है, इसकी कुछ सीमाएं भी है। जैसे इसमें यह भय रहता है कि शोधकर्ता कहीं भावनात्मक प्रभावों का शिकार तो ना हो जाएगा, अतः उसे धार्मिक विचारों, राजनीतिक पक्षपात, जातीय रुझानों एवं दार्शनिक सिद्धांतों के प्रभावों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ऐतिहासिक पद्धति या ऐतिहासिक उपागम का हम अध्ययन कर रहे हैं या हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ज़रूर है कि अभी हम मान लिया कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें इतिहास को उल्टाना है। हम अगर इतिहास को उल्टाते हैं तो हमें बहुत कुछ जानकारी हो जाता है। क्या क्या जानकारी हो जाता है कि धर्म के बारे में हो जाता है, राजनीतिक पक्षपात के बारे में हो जाता है, ठीक है, जाति के बारे में हो जाता है, या फिर जितने भी बहुत प्रकार के फिलोसफर हुए हैं उसके बारे में भी हो जाता है। तो होता क्या है कि जो रिसर्चर है उसका मतलब यही भय रहता है कि कहीं वो इन सारी बातों में उसकी भावना तो नहीं रम जाएगा और फिर ये रास्ता छोड़ करके कहीं जातीय आंदोलन, सांप्रदायिक आंदोलन या फिर राजनीतिक जो पक्षपात हुआ है तो कहीं उसमें तो नहीं वो उलझ जाएगा। इन बातों का डर रहता है, ठीक है। आगे है कि शोधकर्ता का दृष्टिकोण निष्पक्ष और वैज्ञानिक होना चाहिए। इसीलिए कहता है कि जो शोध करता है उसे निष्पक्ष होना चाहिए। आगे का हमें सिर्फ ज्ञान लेना है, ठीक है। आगे अभी जो हमने कार्य कर रहे हैं या जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उनके बारे में जानकारी चाहिए, ना कि हमें भावना में बह जाना चाहिए। तो इसीलिए कहता है कि रिसर्चर को जो है निष्पक्ष और वैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है, एकदम साइंटिफिक होना चाहिए। उसे तर्क वितर्क, व्याख्या एवं विश्लेषण करना चाहिए। इस संबंध में सिले ने कहा है कि हमें विचार करना चाहिए कि तर्क करना चाहिए, सामान्य रूप देना चाहिए कि परिभाषित देना चाहिए, तथा भेद करना चाहिए या तथ्यों का संग्रह करना चाहिए। इनकी प्रामाणिकता के संबंध में जांच एवं परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। एक और बातें हैं कि शोधकर्ता को इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इतिहास की पूर्ण पुनरावृत्ति नहीं होती है। समय, परिस्थिति एवं विकास की स्थितियां ऐतिहासिक घटनाओं में भिन्नताएं प्रदान करती है। ये इसलिए कहा गया है शोधकर्ता के बारे में, रिसर्चर के बारे में कहा गया है कि शोधकर्ता के रिसर्चर को इस बात की उपेक्षा नहीं करना चाहिए कि जो परिस्थिति आज है, ठीक है, जो परिस्थिति आज है और हम जिस परिस्थिति की हम खोज करने निकले हैं, तो अगर इतिहास में कुछ और हमें मिलता है जिससे कि हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, देश के प्रति नफरत हो जाता है, जाति के प्रति नफरत हो जाता है, धर्म के प्रति नफरत हो जाता है, तो उस आधार पर रिसर्चर को ये सोचना होगा कि वो पहले की स्थिति था, ठीक है, जो भी घटना घटी या जो भी परिस्थितियां आई, क्या वही परिस्थिति आज भी आ सकता है, वही घटनाएं आज भी घट सकती है? नहीं, ये चीज़ को रिसर्चर के मन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से बाहर निकल करके निष्पक्ष तरीका से, ठीक है, रिसर्चर को ये सोचना चाहिए कि हम ना किसी कास्ट के हैं, ना किसी संप्रदाय के हैं, ना किसी कोई विशिष्ट या पर्सनल लैंग्वेज के हैं, मतलब किसी भी प्रकार नहीं है। एक साइंटिफिक मेथड की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। आगे जो है ठीक है, ये ऐतिहासिक पद्धति है, तो इसके बारे में जो है आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे हम अनुभव मूलक जितने भी 2-3 प्रकार के और जो उपागम है, जैसे संस्थानक उपागम है, अनुभव मूलक उपागम है, इन सारी उपागम को आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।